जन स्वराज पार्टी के जिला मुख्य प्रवक्ता कुंवर चंद्रेश ने प्रेस वार्ता कर एनडीए पर आग उगली। उन्होंने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का गढ़ बन चुकी है। उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि जिन पर हत्या का आरोप हो और जिनकी पढ़ाई लिखाई सवालों के घेरे में हो, वो आज डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। यह बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य है। यही नहीं, उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी, संजय जायसवाल और मंगल पांडे को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ सत्ता की मलाई काटने में व्यस्त हैं, जनता की समस्याओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। कुंवर चंद्रेश ने तीखे लहजे में कहा कि एनडीए नेताओं का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। अब जनता तय करेगी कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को सत्ता में जगह देनी है या उन्हें सदा के लिए बाहर का रास्ता दिखाना है। देखिए, मौजूदा एनडीए में हमारे सबसे पहले डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, और रूरल मंत्री हैं आपके अशोक चौधरी जी, और इसके अलावा संजय जायसवाल जी। तो इन सभी का अभी जो मामला सामने आया है, उन सभी पे मैं थोड़ी बात कहना चाहूँगा। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उन्होंने एक फ्लैट लिया जिसके बारे में पहले भी बताया गया। उस फ्लैट को लेने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए का कर्ज लिया। किससे कर्ज लिया? दिलीप जायसवाल जी से। कर्ज कैसे लिया? अपने पिताजी के अकाउंट में लिया। ठीक है, पिताजी के अकाउंट से उनकी पत्नी उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में आया। उसके बाद उन्होंने उसका फ्लैट खरीदा उस पैसों का, ऐसा वो कह रहे हैं कर्ज लेके खरीदा। तथ्य ये सामने आया है कि उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में 2019-20 के दौरान 2 करोड़ 12 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ, उनके अकाउंट में आया है, अलग अलग अकाउंटों से। उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया कभी। और जब इतना पैसा उनके अकाउंट में आ गया था तो उनको फिर 25 लाख रुपए कर्ज लेने की क्या जरूरत थी, जबकि फ्लैट की कीमत उससे कम है जो उन्होंने बताया है। तो दाल में तो काला है ही है, और जो बात कहते जा रहे हैं लगातार, वो अपनी बातों में खुद ही उलझ रहे हैं। ये मंगल पांडे जी की बात। अब आते हैं डिप्टी सीएम जी की बात पे। डिप्टी सीएम जी हमारे सम्राट चौधरी, माननीय सम्राट चौधरी जी हैं। इन्होंने कई बार अपना नाम, मैट्रिक का नाम बदला है। मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने सम्राट कुमार मौर्य के नाम से दिया था। बीच में इनका नाम राकेश कुमार भी है, और अब वो सम्राट चौधरी भी है। जब ये मंत्री बनाए गए थे तब इनकी उम्र कम होने के कारण इनके मंत्री पद को चैलेंज किया गया था, और जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिक्लेरेशन में इनकी उम्र का निर्धारण किया। इनकी उम्र का क्या निर्धारण किया? वहां पर इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने सम्राट कुमार मौर्य के नाम से दी थी। तो अगर मैट्रिक की परीक्षा सम्राट कुमार मौर्य के नाम से दी थी, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह बताया है कि इनको मैट्रिक में की परीक्षा में ये पास नहीं हो पाए थे, ये फेल हो गए थे। सम्राट कुमार मौर्य के नाम से जो एग्जाम हुआ दिया था, इन्होंने 234 अंक प्राप्त किए थे और वो फेल थे। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास नहीं की। और इससे एक किए, और क्या बिना मैट्रिक पास किए ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इनको डिलीट होने की डिग्री मिल गई? तो ये पूरा बिहार जानना चाहता है, बिहार के युवा जानना चाहते हैं, यहाँ की जनता जानना चाहती है, मुंगेर की जनता भी जानना चाहती है कि हमारे डिप्टी सीएम को जो इतनी बड़ी डिग्री मिल गई डिलीट होने की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, ये किस प्रभाव में मिला? जब मैट्रिक की परीक्षा कब पास की, ये बताएं सभी लोगों को। और फिर कैसे जो है इन्होंने डिलीट कर लिया बिना मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं किया? तो ये तो एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न उनसे ये है कि ये हत्या के आरोपी भी रहे हैं, और हत्या के आरोपी रहे हैं। सदानंद सिंह एक लीडर हुआ करते थे कांग्रेस के, 1995 में उनकी हत्या हुई बम मार के। उसमें ये आरोपित थे। नाबालिग बताकर इनको बेल मिला, रिहाई मिली, और आज तक मतलब उससे इनको बरी नहीं किया गया, रिहाई मिली। तो इस तरह के जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, जो हमारे
सम्राट चौधरी जी हैं, वो इनकी व्याख्या कैसे करते हैं। जो नाम बदलने में मास्टर हैं, अपना सही चीज़ नहीं बता रहे हैं, क्या योग्यता है, मैट्रिक कब पास किया नहीं बता रहे हैं, आपराधिक मामला चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। तीसरे व्यक्ति हमारे हैं माननीय मंत्री जो हैं अशोक चौधरी। अब अशोक चौधरी जी को बिहार के उन भ्रष्ट नेताओं में शामिल करना चाहिए जो आज तक अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, अपने आप को भक्त भी बताते हैं शिव जी की, और कर्म सारे ऐसे हैं कि बिहार की जनता के साथ साफ साफ धोखा है। मैं आपको एक एक करके बताऊं। इनके एक पीए थे योगेंद्र दत्त। योगेंद्र दत्त जी के नाम पर इन्होंने बेनामी संपत्ति ली, नाम पे इन्होंने संपत्ति ली, 23 कट्ठा जमीन लिया 2019 में। और जो 23 कट्ठा जमीन 2019 में लिया इन्होंने, उसको 2021 में अपनी बेटी सामवी चौधरी के नाम ट्रांसफर कराया। जो बेनामा था वो 34 लाख रुपए का था, और जो प्राप्त रकम हुआ योगेंद्र दत्त जी को 10 लाख रुपया हुआ उस समय 2021 में। 19 में योगेंद्र दत्त जी के नाम था, उसके बाद सामवी चौधरी जी के नाम 2 साल के बाद 2021 में आ गया। 2021 में 10 लाख रुपया दिया गया योगेंद्र दत्त जी को, और 10 लाख रुपए देने के बाद वो बेनामा हो गया। उसके बाद जो 34 लाख का बेनामा था, बाकी की रकम देने में इनको 3 साल लग गए, 4 साल लग गए। 2025 में 27 अप्रैल 2025 को इन्होंने 25 लाख रुपया ट्रांसफर किया इनकम टैक्स वालों के डर से। ऐसा लगने लगा कि भाई कहाँ दिखाएंगे इसको, संपत्ति अर्जित करते हैं आप तो दिखाना पड़ता है। तो उनके डर से इनको फिर 25 लाख रुपया योगेंद्र दत्त जी को 27 अप्रैल 2025 को दिया। यह किशोर कुणाल जी के लड़के से, सायन कुणाल जी से की सगाई हुई। उस दिन से लेकर शादी के दिन तक, शादी के दौरान, इतने बीच में, इस गैप में लगभग 200 करोड़ रुपए के जमीन की खरीदारी एक ट्रस्ट के माध्यम से की गई। उस ट्रस्ट का नाम है मानव वैभव विकास ट्रस्ट, जो कि किशोर कुणाल जी के परिवार के कुछ सदस्य और कुछ लोग मिलके ट्रस्टी चलाते थे। उसमें किशोर कुणाल जी की पत्नी अनीता देवी जी भी एक ट्रस्टी रही हैं। तो अनीता देवी जी उसमें जब ट्रस्टी थी, और उस ट्रस्ट के, और उनकी समधन होती है वो रिश्ते में, और उस ट्रस्ट के माध्यम से 200 करोड़ रुपए से अधिक की जो जमीन की खरीद फरोख्त की गई, और वो खरीद फरोख्त का समय था सामवी चौधरी जी की सगाई से लेकर के उनके विवाह तक का। तो इस दौरान 5 महीने में, मतलब साल, सगाई से शादी के बीच का जो डिफरेंस था वो 5 महीना था, उसमें 38.44 करोड़ की जमीन खरीदी गई चेक से। इस दौरान ये भी देखा गया, और उसके बाद भी, कि अनीता देवी जी के अकाउंट से अशोक चौधरी जी के पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते रहे, मतलब दोनों के बीच ट्रांजैक्शन चलता रहा। तो ये क्या दर्शाता है, और ऐसा क्यों हुआ? भाई ट्रस्ट के खिलाफ मुझे कुछ अभी नहीं कहना है, लेकिन इस संबंध में जब एक पॉलिटिकल आदमी इतने पावरफुल पोजीशन पे, और ट्रस्ट जो कि सोसाइटी में रजिस्टर्ड होता है, उसमें आप नॉन प्रॉफिट काम के लिए उसको ट्रस्ट बनाते हैं, उस समय इतना जमीन की खरीदारी की जरूरत क्यों पड़ी, उसका आज तक पता नहीं चला कि क्या कारण था। दूसरा, जो ट्रस्ट के और मेंबर हैं, उसमें और भी मेंबर अनीता देवी जी के अलावा भी, वो इस चीज का जवाब दें, आकर खुल के बताएं कि भाई क्या बात थी। तो में पूर्व ब्यूरोक्रेट जियालाल आर्या जी भी हैं, और मुख्य सचिव अभी प्रत्यय अमृत जी की माता जी भी इससे जुड़ी हैं। तो ये सारा चीज ज्वाइनिंग द डॉट वाली बात है, हर एक बिंदु को आप जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो इसकी व्याख्या करें, ट्रस्ट के माध्यम से अचानक इतनी जमीन खरीदने का क्या कारण था। ये सारी बातें जो हैं, अशोक चौधरी जी इसका जवाब दें और बताएं कि भाई ऐसा क्या चल रहा है वहां पर जो इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो सीधा सीधा बात समझ में आता है कि ये भ्रष्टाचार का गंभीर मामला
संजय जायसवाल जी पे। तो जो संजय जायसवाल जी हैं, ये 10 सालों से एक फ्लाईओवर का काम को रोक के रखा हुआ। क्यों? क्योंकि इनका पेट्रोल पंप है एक बेतिया में, और उस पेट्रोल पंप के सामने से ही फ्लाईओवर जाना है या जाना था। तो इनको ये भय था कि अगर फ्लाईओवर शुरू हो गया तो सारी गाड़ियां ऊपर से निकल जाएंगी और इनका पेट्रोल पंप ठप पड़ जाएगा। इन्होंने कई वर्षों तक, 10 वर्षों तक उसका काम ही नहीं होने दिया। एक फ्लाईओवर बनने में अमूमन 1.5 से 2 साल लगता है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता है, जिसको कि इन्होंने 10 साल तक नहीं होने दिया। इन्होंने एक बोर्ड भी लगाया वहां पर। क्या बोर्ड लगाया? उसमें लिखा, यह फ्लाईओवर का काम मेरे कारण नहीं, बिहार राज्य के कारण नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो ऐसे बोर्ड लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या वो ये बताना चाहते थे कि मैं दोषी नहीं हूं? भाई उनसे बोला कौन आप दोषी हैं? और अगर नहीं बोला तो ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। इस पर पलटवार करते हुए उस जिला अध्यक्ष, जदयू के उस समय के जिला अध्यक्ष थे श्री NN शाही जी। श्री NN शाही जी ने इस पे कटाक्ष करते हुए, इसको नकारते हुए ये कहा कि बिहार राज्य की तरफ से इसमें कोई अवरोध, सरकार की तरफ से इसमें अवरोध नहीं है। और इस पे चर्चा हुई उस शहर के टाउन हॉल में। और जब इस पे चर्चा हुई कि भाई बेतिया छावनी में एक पेट्रोल पंप है जिसके सामने से फ्लाईओवर बनना है, वो क्यों नहीं बन पा रहा है, तो उस चर्चा में साफ साफ ये हो गया कि भाई हस्तक्षेप है कहीं ना कहीं। इतना ही नहीं, ये तो एक मामला था, अब एक सरकारी काम है। वो फ्लाईओवर बिहार सरकार का नहीं था, पहली बात। वो फ्लाईओवर था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो NHAI को अपना रास्ता चाहिए होता है, उसमें किसी तरह की बाधा पहुंचाने का केंद्र सरकार का काम है। किसी तरह की बाधा पहुंचाने का जो कोई काम करता है तो वो एक कानूनी अपराध भी है। तो क्यों नहीं कोई मामला चला? अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने काम रुकवाए रखा। पब्लिक को कितना उसका नुकसान हुआ और खामियाजा भुगतना पड़ा। चलिए, बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बात आगे और भी। इसी दौरान इन्होंने नगर निगम के गाड़ियों को, जो सफाई की गाड़ियां थी और अन्य गाड़ियां थी, उस पे नगर निगम की तरफ से इनको एक सहूलियत थी, एक इनके साथ व्यवस्था बनाई गई थी इनके पेट्रोल पंप के साथ, कि वहीं से उनको तेल मिलेगा। इस दौरान उन्होंने 5 करोड़ रुपए का बिल रेज किया है नगर निगम की गाड़ियों को के लिए। जब वहां की महापौर जो थी गरिमा देवी जी, गरिमा देवी जी ने इस पर कई बैठकें की कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिलसिला तब भी नहीं रुका और अंत में यह निर्णय लिया गया महापौर महोदया के द्वारा कि इस पेट्रोल पंप से को बैन किया जाएगा। इससे कोई तेल सरकारी गाड़ियों में, नगर निगम की गाड़ियों में नहीं लिया जाएगा। और जो बिना मतलब का जो बिल इतना ज्यादा रेज किया हुआ था इन्होंने, उस पर भी रोक लगा दिया गया। सवाल ये नहीं है कि उनको भुगतान हुआ, कितना हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। सवाल ये है कि जो आदमी तेल के वाउचर में इतनी गड़बड़ी कर रहा है, वो क्या क्या चाहता, क्या भ्रष्टाचार में किस कदर लिप्त और क्या स्तर है। आप तेल के वाउचर में गड़बड़ी कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर भरोसा किया नगर निगम ने अपनी गाड़ियों को वहां से तेल दिलवाने के लिए, और आप उसमें करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? यही आपकी चाल चरित्र और चेहरे को दर्शाता है। इन लोगों ने मजाक बना दिया है, अपनी स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जिसके बचाव में ये कूद के आ गए थे दिलीप जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल जी के बचाव में, वो तो अब शांत बैठे हुए हैं। अब उनपे जो एक मर्डर केस का मामला था, इसमें पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की, उसको भी खुलवाया जा रहा है। मामला हाईकोर्ट में लंबित है। अब देखिए क्या होता है। तो ऐसे ऐसे लोग जो सरकार में अभी हैं, एनडीए सरकार में, और एनडीए सरकार में पद पे बने हुए हैं, क्या उनको कोई नैतिक अधिकार है पद पे बने रहने का? क्या यही चाल चरित्र चेहरा लेके वो बिहार के जनता को
के पास जाएंगे? क्या यही चाल चरित्र चेहरा लेके वो देश को बताएंगे, बिहार की जनता को बताएंगे कि हम क्या हैं? और इस पे उनके पार्टियों की चुप्पी क्या यह नहीं दर्शाती है कि वो उनके साथ खड़े हैं? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि सब मिले हुए हैं? सबको पता है ये बात कि अशोक चौधरी जी कितने नजदीक हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के। तो जब इतने नजदीकियां हैं और उसके बावजूद ये सब हो रहा है और अभी तक कोई और कुछ बोल नहीं रहा है, यही हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे। जब मामला तेजस्वी यादव के खिलाफ आया था तो उन्होंने सरकार अलग कर ली थी। अब ऐसी शिकायतें आ रही है तो चुप क्यों है?